पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग शुरू हो गई है। दूसरे चरण में 142 सीटों पर हो रहा है मतदान। 1448 उम्मीदवार इस बार चुनावी मैदान में हैं इन 142 सीटों पर और उनकी किस्मत है दांव पर। 41,000 मतदान केंद्रों पर वोटिंग हो रही है। 3 करोड़ 21 लाख से ज्यादा वोटर इस बार दूसरे चरण में वोट डालेंगे। तो बंग की सियासी जंग, इस बार जनता किसके संग। बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग शुरू हो गई और पहले चरण में हमने देखा क्या उत्साह, क्या जोश वोटर्स में नजर आया और पुराने सारे रिकॉर्ड टूटते नजर आए। लगभग 93% वोटिंग हुई और अब दूसरे चरण पर सबकी नजरें हैं। दूसरे चरण का मतदान शुरू हो गया है और हर कोई ये उम्मीद जता रहा है कि इस बार दूसरे चरण में भी वोटिंग के सारे पुराने रिकॉर्ड टूटेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह लगातार पश्चिम बंगाल में चुनावी रैलियां करते नजर आए। जमकर बीजेपी ने अपनी ताकत झोंकी है। तमाम बड़े बड़े नेता, चाहे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह, तो लगातार पश्चिम बंगाल में ही मौजूद हैं। तो इस बार कांटे की टक्कर, कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है पश्चिम बंगाल में टीएमसी और बीजेपी के बीच। तो देखिए दूसरे चरण के चुनाव का पूरा ब्यौरा अब आपके सामने आ गया। कुल सीटें 142, 8 जिलों की 142 सीटों पर मतदान हो रहा है और 1448 उम्मीदवार मैदान में हैं। साथ ही साथ टीवी9 भारतवर्ष की स्क्रीन पर हम आपको एक तरफ 2021 के नतीजे भी दिखा रहे हैं जिसमें टीएमसी ने बाजी मारी थी और तीसरी बार सत्ता पर काबिज होने में कामयाब रही थी। तो बंगाल में चुनावी मुद्दे देखिए कौन कौन से हैं। राजनीतिक हिंसा, हालांकि पहले चरण के चुनाव से पहले और चुनाव के दौरान इस बार उसमें काफी कमी आई है। इसके अलावा कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा है। एसआईआर का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा बनता हुआ नजर आया जिस पर विपक्ष ने बीजेपी को जमकर घेरा। इसके अलावा घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा जिसका जिक्र भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की तरफ से किया गया कि अगर हमारी सरकार बनती है तो घुसपैठियों को रोक दिया जाएगा, घुसपैठ को खत्म करेंगे। वहीं सीए एक मुद्दा था। ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण भी एक मुद्दा रहा। ममता बनर्जी की सरकार पर बीजेपी ने तुष्टीकरण का आरोप लगाया, ममता बनर्जी ने बीजेपी पर ध्रुवीकरण का आरोप लगाया और जमकर हिंदू मुसलमान भी होता हुआ नजर आया। भ्रष्टाचार, एजेंसियों का दुरुपयोग, रोजगार और विकास, केंद्र वर्सेस राज्य की राजनीति, ये तमाम वो मुद्दे हैं जिनके मद्देनजर बंगाल की जनता आज वोट करेगी। और देखिए बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग शुरू हो गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक्स पर पोस्ट आ गया है। टुडे इज द सेकंड फेज ऑफ द वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस 2026। आज दूसरा चरण है वोटिंग का। आई अर्ज ऑल दोज हु आर वोटिंग टुडे टू कास्ट देयर वोट्स एंड इन रिकॉर्ड नंबर्स टू मेक आवर डेमोक्रेसी मोर वाइब्रेंट एंड पार्टिसिपेटरी. In particular, it is extremely urgent that the women and youth power of West Bengal turn out in large numbers to exercise their voting rights. ये जो वोटर्स हैं, जो महिला वोटर्स हैं, उन पर खासी तवज्जो इस बार बीजेपी देती हुई नजर आ रही है क्योंकि ये महिला वोट बैंक जो है ये कोर वोट बैंक ममता बनर्जी का माना जाता है और माना ये जा रहा है कि बीजेपी अपनी कोशिशों से इस बार ममता बनर्जी के महिला वोट बैंक में सेंध लगाने की पूरी कोशिश कर रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह पहला पोस्ट आज सेकंड फेज के मतदान से पहले कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट करें और रिकॉर्ड नंबर में वोटिंग हो, ये वो उम्मीद कर रहे हैं और लोकतंत्र का ये जो त्योहार है, ये जो पर्व है, इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अपील की गई है। 3 करोड़ 21 लाख वोटर आज वोट डालेंगे और हम सब ये उम्मीद कर रहे हैं
कि फर्स्ट फेज में जो वोटिंग परसेंटेज रहा उससे भी बढ़िया वोटिंग परसेंटेज सेकंड फेज में नजर आए। हमारे साथ इस वक्त हमारे तमाम संवाददाता, तमाम सहयोगी मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। स्टूडियो में खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। कुमार कुंदन बैरकपुर से हमारे साथ लाइव हैं, रवि शंकर दत्ता भवानीपुर, जो कि सेकेंड फेज की वोटिंग का सबसे बड़ा सेंटर है, भवानीपुर से मौजूद हैं। रुपेश कुमार फाल्टा दक्षिण 24 परगना से हमारे साथ हैं। और स्टूडियो में दो खास मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं और गौतम लाहिड़ी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले रवि शंकर दत्ता, मैं आपके पास आऊंगा। भवानीपुर का मुकाबला कितना दिलचस्प, कितनी कांटे की टक्कर आपको यहां पर नजर आ रही है। भवानीपुर ममता बनर्जी का गढ़ है और यहां से शुभेंदु अधिकारी, जो पश्चिम बंगाल में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा बने हुए हैं, वो उन्हें टक्कर दे रहे हैं। देखिए, अगर भवानीपुर एपी सेंटर है तो एपी सेंटर के एपी सेंटर जो है वहाँ पे मैं खड़ा हूँ और आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये जो बूथ है, यहाँ पे ममता बनर्जी वोट देने आएंगे। हालांकि वो 4 बजे आती है हर बार वोट देने के लिए, लेकिन सुबह 8 बजे 8:30 बजे अभिषेक बनर्जी आ सकते हैं। तो आपको एक बार पहले बाहर से सिक्योरिटी दिखा देते हैं। देखिए, इस बार चुनाव आयोग काफ़ी सख्त यहाँ पे बरत रही है। ये जो गाड़ी की बात किया जा रहा था जिसमें कैमरा लगे रहेंगे और ये गाड़ी जो घूम रही है, ये गाड़ी आप देख सकते हैं यहाँ पे है। भीड़ जो है, सीआरपीएफ यहाँ पे भीड़ करने नहीं दे रहा है, ज़्यादा सख्ती बरत रहे हैं और इसीलिए जो लोग खड़े थे वोट देने के लिए उन तो अंदर कर दिया गया है। यह है मित्री इंस्टीट्यूशन, करीब 150 साल पुराना एक स्कूल है और मैं खुद यहाँ पे रहता हूँ। ये मेरा वार्ड है, मुझे पता है यहाँ पे जो लोगों की जो भावनाएं हैं वो इस बार मिक्स्ड है। इसका कारण ये है कि यहाँ पे शुभेंदु अधिकारी जो है वो बीजेपी से लड़ रहे हैं और ममता बनर्जी यहाँ के रहने वाली है, यहाँ की विधायक है और यहाँ से वो लड़ रहे हैं। लेकिन क्योंकि पश्चिम बंगाल में इस बार एसआईआर हुआ है तो इस बार जनमत किस तरफ जाएंगे ये कहना मुश्किल है। लेकिन मैं आपको एक बार दिखा देता हूं अंदर बूथ के अंदर। आप देखिए 211 19 AC 211 जो लिखा हुआ है, ये 159 AC 211, यहीं पे ममता बनर्जी वोट देंगे और वोटर की जो लाइन है वो अंदर तक पहुंच चुकी है। एक बात मैं कह सकता हूं, आपका 2 मिनट बस टाइम ले रहा हूं कि मालदा मुर्शिदाबाद जैसे हम लोग कवर कर रहे थे, वहां जैसे लोगों की लाइन कतार दिखा गया था, सुबह सुबह लंबी कतार थी, यहाँ पे लेकिन वैसा है नहीं। क्यों? इसका कारण यह है, ये शहर इलाका है, यहाँ पे छांव है, लोग पूरा दिन भर वोट करेंगे ऐसा आस लगाया जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ भी ये भी बात है कि यहाँ पे सख्ती ज़्यादा बरत गया है। आपको पता होगा सीआरपीएफ सीएपीएफ कैसे यहाँ पे सख्ती बरत रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और आज लाइन हो रही है उसको सबसे पहले हमने अपने दर्शकों को यही बताई कि पहली बार एनआईए को भी लगाया गया है, एनआईए भी डिप्लॉय की गई है ताकि शरारती तत्वों पर कड़ी नजर रखी जा सके। बैरकपुर का हाल क्या है बताते हैं आपको। कुमार कुंदन के पास आपको सीधे लिए चलते हैं। कुमार, वहां पर लोगों की भीड़ नजर आ रही है क्या? वोटर्स जो हैं वो भारी संख्या में पोलिंग बूथ पर नजर आ रहे हैं क्या? जरा तस्वीरें दिखाइए और मुमकिन हो तो अगर आप बात कर सकें वोटर्स से। देखिए समीर, बहुत ही बेसिक है, हिंदुस्तान की राजनीति में शहरी इलाके के वोटर काफी लेट जगते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा शहर से आप बाहर निकल जाएं तो आपको लंबी लंबी कतारें देखने को मिलेंगी, जो कतारें आपको बैरकपुर में यहाँ पे नजर आ रही है। सुबह से ही 7 बजे में से पहले से ही बाकायदा लोग वोटर लाइन में लगे हुए हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने पूरी तरीके से यहाँ पे डेरा जमाया हुआ है और इन सब के बीच यहाँ पे वोटिंग शांतिपूर्ण तरीके से हो रही है। और सबसे अच्छी बात यह है कि लोग अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। बाबा, आप चुनाव के लिए लाइन में खड़े हैं, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, आराम से खड़े हैं, अपना लाइन लगा के आप जाएंगे, वोट देंगे, अपना घर चले जाएंगे। डर भय तो कुछ नहीं? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। कोई डर भय का बात नहीं है यहाँ। कोई डर भय की बात नहीं जी ना। और किस तरीके से मुद्दे पे वोट कर रहे हैं लोग? लग रहा है इस बार कुछ क्या होगा? हाँ जी, हाँ, ये बार दूसरे तरीके से होगा। दूसरे तरीके से होगा। अच्छा, आप लोग भी लाइन में खड़े हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। सिक्योरिटी एजेंसी है पूरी तरह से? सब बहुत है, बढ़िया है। अच्छा, कोई डर वर तो नहीं? कोई डर नहीं है दादा, आपको हक है? डर नहीं है। हक है। मैम, आप लोग भी लाइन में हैं, कोई परेशानी तो नहीं है, कोई डर तो नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। फर्स्ट टाइम वोटर हैं क्या? नहीं, सेकंड टाइम वोटर है। पहले भी वोट कर चुके हैं? हाँ। और लंबी लंबी क्यूज भी है, पहले से ही लाइन में आ गए थे समय से पहले? हाँ जी। लग रहे हैं गर्मी से बचने के लिए क्या मुद्दे हैं जिसको देख के वोट करेंगे इस बार लोग?
इस बार वुमेन सेफ्टी के ऊपर में बेसिकली जहाँ पे वुमेन सेफ हो सके, रात में वो घूम सके, अपने वर्क प्लेस पे सेफ रह सके, उस बेसिस पे वोट करेंगे। मैम आप भी क्यू में हैं, अब फर्स्ट टाइम है या पहले भी वोट करते हैं? मेरा थर्ड टाइम है। अच्छा, आपका एक बात बताएं, क्या इश्यूज है जिसको लेके वोट करने की लाइन में है आप लोग? इशू तो बहुत है, वो कैमरे पर नहीं बताई जा सकती ना। इशू बहुत है। इस बार देखा जाए क्या होता है। सभी लोग बदलाव चाहते हैं और हम भी उसी रास्ते पे हैं। मैम आप लोग भी लाइन में हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है? वोट नहीं करने नहीं में? नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं। सर आप लोग कितनी देर से हैं? टाइम से आ गए थे? 6:30 बजे। 6:30 बजे आ गए थे और अपना लाइन में लगे हुए हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सिक्योरिटी एजेंसी है पूरी तरीके से? पूरी तरह से। अच्छा, डर और भय जो कुछ दिन पहले जगदलपुर में हुआ था, तो आप लोगों को डर लग रहा था कि कुछ हो सकता है चुनाव? नहीं नहीं नहीं, सिक्योरिटी है इस तरह का। हाँ। तो कोई डर नहीं है। कोई डर नहीं है। दादा वोट के लिए आए हुए हैं, मतलब सुबह से यहाँ आ गए थे 6:30 के आसपास? हाँ सर। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? ना दिक्कत नहीं। क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव में वैसे? मुद्दे तो है सर कि मान लीजिए कि सरकार चेंज होने से कुछ आदमी को जी जीने खाने का रोजगार मिल जाएगा। अच्छा, रोजगार चलिए कुमार बने रहिएगा आप हमारे साथ। बैरकपुर के बाद अब जल्दी से रुक कर लेते हैं दक्षिण 24 परगना के फाल्टा से हमारे सहयोगी रुपेश कुमार भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रुपेश, वहां पर कितना उत्साह वोटर्स में नजर आ रहा है? और एक बड़ी खास बात देखने को मिल रही है कि इस बार सुरक्षा के तगड़े बंदोबस्त किए गए हैं और जगह जगह से यह रिपोर्ट सामने आ रही है कि जो महिला वोटर्स हैं वो और बढ़ चढ़कर इस बार वोटिंग के लिए आगे आ रही हैं। वहां पर आप क्या देख पा रहे हैं? देखिए समीर, बिल्कुल दूसरा चरण है, दूसरा चरण, अंतिम चरण, निर्णायक चरण। और दूसरे चरण के लिए जिस तरह से चुनाव प्रचार हुआ, तमाम सियासी दलों ने, खास करके टीएमसी और बीजेपी ने जिस अंदाज में चुनाव प्रचार किया, जो तलखी दिखी, जो गर्मी दिखी, जो म्यार दिखा, जो तासीर दिखी इस वक्त चुनाव प्रचार की, वो अपने आप में एक अद्भुत है। बहुत सारे चुनाव देश भर में कवर किए होंगे, यूपी से लेकर बिहार, बंगाल में भी चुनाव हुए, महाराष्ट्र और दिल्ली तक, लेकिन बंगाल में इस बार के जो चुनाव हुए वो अपने आप में बहुत अलग, बहुत अलहदा थे। और जिस तरह से प्रधानमंत्री हों, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, ममता बनर्जी जिस अंदाज में नजर आई, उनकी पार्टी के नेता जिस अंदाज में नजर आए, उसका भी असर। और फाल्टा सुर्खियों में है क्योंकि फाल्टा में सुरक्षा को लेकर के और उत्तर प्रदेश कैडर के एक आईपीएस अधिकारी का जो वीडियो पूरे देश भर में वायरल हुआ, उसको लेकर चर्चाएं, अजय पाल शर्मा, और डायमंड हार्बर से लेकर फाल्टा तक के बीच में। और ये चुनाव के दौरान सब कुछ देखने को मिला। मुगल काल भी दिखा, यहाँ पर जहांगीर की चर्चा हुई, शाहजहां की चर्चा हुई, उसके बाद से सिंघम की चर्चा हुई। ऐसा फिल्म लग रहा है जहां एक्शन भी है, इमोशन भी है, ड्रामा भी है। और एक्शन में आपको यहाँ पर सिंघम भी दिखे और उसके बाद उसके जवाब में आपको यहाँ पुष्पा भी दिखा। कहा गया कि झुकेगा नहीं, तमाम चीजें दिखी हैं। और ये भी दिख रहा है कि कतारें, जो पहले चरण में जो कतारें दिख रही थी, इस वक्त यहाँ उसी तरह से, उसी रिकॉर्ड तोड़ स्तर पर कतारें भी दिख रही हैं, चाहे महिलाओं की कतार हो, पुरुषों की कतार हो। दूसरे मतदान केंद्र पर देखिए, यहाँ 2 मतदान केंद्र है और सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजामात। दादा, निर्भीक मतदान, क्या क्या सुना आपने? प्रधानमंत्री आए, ममता बनर्जी को, क्या दिमाग में कुछ चल रहा होगा अभी? नहीं, सब ठीक है। सब ठीक है? सब ठीक है। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। किसी का नाम तो नहीं कट गया आपके परिवार आस पड़ोस में? नहीं। तो चल क्या रहा है? सब ठीक चल रहा। क्या मुद्दा? बहुत सारे मुद्दे आए हवा में, अभी आपको क्या अच्छा लगा? सब ही तो अच्छा लगा। सब अच्छा लगा। सरकार भी अच्छी है? अच्छे है। अच्छा चल रहा अच्छा है। चल रहा है। और क्या चाहते हैं? और कुछ नहीं। आप क्या चाहते हो? ठीक है सर। पहली बार वोट दे रहे हो? फर्स्ट टाइम? फर्स्ट टाइम नहीं, एक बार दिया था। एक बार दिया था। दादा? नो कमेंट। नो कमेंट। वाह। दीदी? नो कमेंट। पहली बार वोट दे रही हो? नो, सेकंड टाइम। सेकंड टाइम। क्या है मुद्दा? क्या है मुद्दा? कुछ नहीं है, सब सही है। सब सही है। हाँ। दीदी? सब सही है। सब सही है। कुछ बताइए ताकि हम भी समझ पाए क्या क्या सही है, क्या गलत है, हम भी समझ पाए। कुछ नहीं बोलूँगी। सब ठीक है। सब ठीक है। दीदी सब ठीक है? सब ठीक है। निर्भीक मतदान? हाँ, सब सुरक्षा के इंतजाम काफी है? है। क्या क्या चर्चा हुई? पूरे सबने चुनाव प्रचार किया, क्या क्या चर्चा हुई? मुझे तो सब कुछ ही ठीक लगा और कुछ नहीं है। ये फर्स्ट टाइम मेरा वोट है। अच्छा, फर्स्ट टाइम है। हाँ। तो क्या चल रहा है? किसके लिए वोट करोगी? आदमी, पार्टी, नाम मैं नहीं पूछ रहा हूँ, कौन से मुद्दे के लिए वोट करोगी आप? तो पर्सनल मैटर है, वो नहीं बोल सकते। नहीं, मैंने कहा मैं नाम, आदमी या पार्टी नहीं पूछ रहा हूँ। कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो आपने सोचा होगा ना, फर्स्ट टाइम वोट देना है तो एक दिमाग को तैयार किया होगा, कहाँ वोट देना है, किस मुद्दे पे देना है, तो कौन सा मुद्दा ठीक लगा? बंगाली है तो हिंदी आप बताओ। हिंदी जानी ना? हिंदी दादा? ना। हिंदी समझ नहीं। क्या
कौन से मुद्दे हैं? हिंदी बोलता हूँ। हिंदी हिंदी दादा हिंदी हाँ क्या क्या है? उम्मीद तो ये है जो चलिए रुपेश बने रहिए आप हमारे साथ। तो अलग अलग पोलिंग बूथ पर इस वक्त जो उत्साह और जोश वोटर्स में नजर आ रहा है वो देखते ही बन रहा है, लेकिन एक बात जरूर है, जो शहरी इलाके हैं वो पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अपने ऊपर ये ठप्पा मत लगने दीजिए, घरों से बाहर निकलिए और अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल जरूर कीजिए। ग्रामीण इलाकों में लंबी लंबी लाइनें नजर आ रही हैं और जो शहरी इलाके हैं वहां पर थोड़ी सी उदासीनता नजर आ रही है, इसे खत्म करना होगा। आगे बढ़ते हैं। हाई प्रोफाइल सीट में इस बार भाटापाड़ा का जगत दल भी शामिल है, जहां से बीजेपी प्रत्याशी अर्जुन सिंह से टीवी9 संवाददाता कुमार कुंदन ने बात की है। ये बातचीत भी आई है, आपको जल्दी से दिखाते हैं और उसके बाद अपने खास मेहमानों का रुख करते हैं। दादा, आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए? आज का दिन तो गणतंत्र के लिए महत्वपूर्ण है, मेरे लिए भी महत्वपूर्ण है, सबके लिए महत्वपूर्ण है, बंगाल के हर जनता के लिए महत्वपूर्ण है। मुझे याद है आरजेकर का जब समय हुआ था तो उस वक्त कुछ घटनाएं हो गई थी आपके इलाके में, 2 दिन पहले भी घटनाएं हुई है, तो आपको लगता है कि ये सब कहीं न कहीं चुनाव को प्रभावित करती है? चुनाव को प्रभावित करने के लिए सरकारी तंत्र यहाँ लगा रहता है। ये अजीब जगह है जहाँ सरकार पार्टी बन के लड़ रही है और सरकारी तंत्र पार्टी की मदद करते हैं। इस बार का लग रहा है चुनाव में कुछ होगा आपको? देखिए, इलेक्शन कमीशन जिस तरह से अपना काम कर रहा है, मुझे उम्मीद है कि सक्सेस होगा और मतदान शांतिपूर्ण होगा, इस बात की उम्मीद है आपको, खास करके इस इलाके में? अभी तो शुरू हुआ है अभी तो शुरू हुआ है, देखिए आगे क्या होता है। कई बार आपके ऊपर हमले और तमाम तरह की चीजें होते रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए मेरा नाम ही अर्जुन है। बाप माता पिता ने मेरा नाम ऐसा रख दिया है कि ये युद्ध करने के लिए पैदा किया जाता है। इस बार तीर निशाने पे लगेगा, लग रहा है? तीर निशाने पर लग गया है। अब सरकार बदलने की तैयारी चल रही है। तो ये थे अर्जुन सिंह, जिनका कहना था कि सरकार बदलने की तैयारी है। और अगर हम बात करें इस विधानसभा क्षेत्र की, तो इस विधानसभा क्षेत्र के ये उम्मीदवार भी हैं। तो देखिए, ये बात तो जरूर है कि इस बार बीजेपी के तमाम नेताओं का कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल का नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल में कई हाई प्रोफाइल सीटों पर वोटिंग है। भवानीपुर सीट पर भी मतदान हो रहा है, जहां से हमारे सहयोगी भी इस वक्त मौजूद हैं। भवानीपुर से ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच मुकाबला है। कोलकाता की सभी शहरी सीटों पर भी आज ही वोटिंग है। नॉर्थ और साउथ 24 परगना में भी आज मतदान हो रहा है। और इस वक्त हमारे साथ 2 वरिष्ठ पत्रकार भी स्टूडियो में मौजूद हैं। गौतम लाहिड़ी जी हमारे साथ मौजूद हैं और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ मौजूद हैं। गौतम दा, शुरुआत आपसे करते हैं। 2021 में इन 142 सीटों में बीजेपी के हाथ सिर्फ 18 सीटें लगी थी और जहां तक मुझे याद आ रहा है, जो 50 सीटें थीं उनमें हार जीत का अंतर 25,000 से भी कम था। इस बार क्या आपको बदलाव नजर आ रहा है? और ये 142 सीटें मतलब ममता बनर्जी का एक तरह से गढ़ माना जाता है, क्या बीजेपी इस बार सेंध लगा पाएगी? देखिए, सबसे पहली बात है कि पहला चरण में जो हुआ था वोट, उसको माना जाता था बीजेपी का गढ़ है, बीजेपी को सीट बढ़ाने के लिए लड़ाई था। इस बार है बीजेपी के यहाँ पे 18 सीट मिला था, इसलिए स्वाभाविक है कि 15 साल का एंटी इनकम्बेंसी को उसको प्रचार करते हुए वो कैसे कितना सीट बढ़ा पाएंगे। एक चीज़ मानना पड़ेगा, इसी जगह पे कम से कम कुछ ऐसे सीट है 150 के ऊपर शायद होगा, 58 सीट 58, जिसमें मार्जिन, जिसमें तृणमूल कांग्रेस को 50% वोट मिला था। ये इसको गढ़ माना जाता है। कलकत्ता का पास जो दक्षिण कलकत्ता का जो सीट है उसमें वोटिंग परसेंटेज बहुत, मार्जिन बहुत ज़्यादा था, 60-70% भी वोट हुआ था, मार्जिन हुआ था। इसलिए इस जगह पे ये माना जाता है तृणमूल कांग्रेस का गढ़ है, वो किला बचाने के लिए तृणमूल कांग्रेस लड़ रहा है। अगर यहाँ से तृणमूल कांग्रेस पिछले बार जितना मिला वो अगर रक्षा नहीं कर पाएगा तो उसके लिए थोड़ा दिक्कत हो सकता है, नंबर कुल मिला के कम भी हो सकता है। मुझे लगता है कि इस जगह पे 13 ऐसे सीट है जहाँ पे मार्जिन 10,000 से कम था, उसमें कम से कम 8 सीट टीएमसी जीते थे, 5 भाजपा जीते थे। ये अगर स्विंग पर बदलाव के तरफ होगा तो ये सीट, अगर ये 8 सीट सीधा बीजेपी के पास जा सकता है अगर रुझान उस तरफ है। लेकिन देखना पड़ेगा कि वोटिंग इस बार, मुझे भी उम्मीद है कि जैसे पहले चरण में वोटिंग हुआ था इसी तरह से यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ही वोटिंग होगा।
लोगों को वोट देने का अधिकार, उसके लिए वो सचेत हुई है, इसलिए वो लाइन में खड़ा हो रहा है। माने पहले तो ऐसे नहीं दिखाई देता कि 7 बजे का पहले ही लोग लाइन में कतार में खड़े हैं। ये पहली एक नया चीज़। दूसरी बात यह है कि जो शांतिपूर्ण हो रहा है, मतलब कहीं पे कोई छिटपुट घटना हो सकता है, लेकिन बड़े आम तौर पे चुनाव आयोग ने जो बंदोबस्त किया, इससे लोग, अब मुझे लग रहा है कि जो सोच के आ रहा है उसी सोच के हिसाब से वो वोट कर पाएंगे। यहाँ पे डिसाइडिंग फैक्टर निश्चित तौर पे 2 मतदाता है। एक है मुस्लिम मतदाता, यहाँ पे इसी एरिया है जहाँ पे उर्दू भाषी मुस्लिम ज़्यादा है। कलकत्ता और आसपास पे 60% जो मुस्लिम है वो उर्दू भाषी है। जो मेटिया बुरुज इस तरह का एरिया में, जो गार्डन रीच इस तरह का एरिया में जो रहते हैं, इसके आसपास भी रहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ महिला वोटर, महिला मतदाता, क्योंकि यहाँ से ममता बनर्जी खुद लड़ रहा है और ममता बनर्जी के लिए उनका जो लक्ष्मी भंडार है वो जो बढ़ाया है जी, इसका कोई प्रभाव पड़ता कि साथ में सुरक्षा। कुछ मतदाता ने एक भी कमेंट किया है कि सुरक्षा के लिए भी हम देखना मतदान कर रहा है। इसी एरिया में आरजीकर हुआ, इसी एरिया का आज जो चुनाव हो रहा है इसमें संदेश खाली भी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यानी कानून व्यवस्था भी निश्चित तौर पर एक बड़ा मुद्दा होगा वोटर्स के जहन में, जब आज वो वोट करने के लिए निकलेंगे और अपना वोट डालेंगे। और देखिए, पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग का एक्शन, साउथ 24 परगना और बीरभूम के एडीएम पर कार्रवाई की गई है। चुनाव आयोग ने दोनों अफसरों को ड्यूटी से हटाया। चुनाव से जुड़ी हर तरह की जिम्मेदारियों से इन्हें मुक्त कर दिया गया है। तो चुनाव आयोग एक्शन में नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल में 2 अफसरों को ड्यूटी से हटाया गया है। चुनाव से जुड़ी सारी जिम्मेदारियों से इन्हें मुक्त कर दिया गया है। और वहीं पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के मतदान में एक और खास बात देखने को मिल रही है, एनआईए की तैनाती। जी हां, दूसरे चरण के मतदान से पहले एनआईए को डिप्लॉय किया गया है। दूसरे चरण में हिंसा, बमबाजी रोकने का निर्देश दिया गया है। चुनाव आयोग ने एनआईए को सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है। तो ये एक और बड़ा डेवलपमेंट। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, चुनाव ड्यूटी के दौरान एनआईए का ये डिप्लॉयमेंट क्या बता रहा है? और ऐसे वक्त में मैं चाहूंगा महिला वोटर्स पर भी आप एक टिप्पणी जरूर करें, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि भाई सुरक्षा के जो तगड़े बंदोबस्त हुए हैं तो महिला वोटिंग का परसेंटेज जो है वो बढ़ रहा है, उसमें इजाफा हुआ है। और 15 सालों से, पिछले 15 सालों से ममता बनर्जी के साथ ये महिला वोट बैंक जुड़ा रहा। क्या इस बार बीजेपी कोई जादू चला पाएगी? देखिए समीर जी, जादू जैसा तो लोकतंत्र में जनता ही करती है, पार्टी तो नहीं कर पाती है। तो बीजेपी जादू कर पाएगी ऐसा नहीं, लेकिन जनता जादू करेगी क्या? क्योंकि जनता जादू करती है तो पार्टियों को समझ में नहीं आता है, भ्रम भी टूटता है और इसीलिए लोकतंत्र भी हमारा जीवंत रहता है, जीवित रहता है। सबसे बड़ी बात, क्या पश्चिम बंगाल पहले चरण के चुनाव की तरह दूसरे चरण में भी किसी भी तरह की हिंसा, हत्या, किसी भी तरह की जो भी गड़बड़ियां होती हैं उससे मुक्त रहेगा? मुझे लगता है सबसे बड़ा सवाल यही है। अगर ये हो पाया तो निश्चित तौर पर लोकतंत्र के लिए, बंगाल के लिए ये बहुत बड़ी खबर होगी, क्योंकि बंगाल का मतलब ही है, और बड़ा बुरा लगता है, जो भारत की संस्कृति, सभ्यता, हिंदू चेतना, मतलब जिसके लिए बंगाल को जाना जाता है, उसके उलट पिछले कुछ वर्षों में सब हुआ है। दूसरा चरण 142 सीटें, बार बार हम लोग कह रहे हैं, हम सब ये बात कह रहे हैं कि टीएमसी का बड़ा स्ट्रांग होल्ड है। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो 152 में अगर सीधे सीधे हिंदू मुस्लिम पॉपुलेशन के लिहाज से देखें तो मुस्लिम पॉपुलेशन वहां ठीक ठाक थी। मुर्शिदाबाद का चुनाव था, मालदा का चुनाव था, और अगर इस चरण में देखें तो इसमें भी हैं। लेकिन यहां जो एक तरह से मतदाता समूह के तौर पर देखें तो अगर भारतीय जनता पार्टी जो मिडिल क्लास है, जो एलीट क्लास है, जिसको हम भद्र लोग भी कहते हैं, अगर उसमें कुछ कर पाए तो शायद चुनाव बदल पाएगा। और यहां चूंकि पिछले जो 2021 का चुनाव था, मात्र उसको 18 सीटें मिली, तो उसके बाद पास इस बार गुंजाइश बहुत है। 152 में 59 थी, तो कितना बढ़ेगी? तो ये 142 नहीं, पिछले बार 152 था ना। हाँ, पिछली बार पहले चरण में 152 में 59 थी, ये 18 थी, तो 142 में 18, यानी उसके पास बढ़ने की गुंजाइश बहुत है। और एक बात तो बहुत साफ दिख रही है, हम लोग ये टीवी पर दिख रहा होगा तो लोगों को लग रहा होगा कि अरे ये क्या बात हुई भाई, एनआईए को लगा दिया, ऑब्जर्वर लगा दिए, लेकिन जरा सोचिए क्या किसी दूसरे राज्य में। और देखिए दिनेश त्रिवेदी क्या कह रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। उसके पीछे इतनी सारी मेहनत, और आज नहीं, मतलब
बहुत सारे महीनों से ये चल रहा है। तो मैं सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन को और ये जितने भी हमारे संतरी है जिन्होंने अपना घर बार छोड़कर इधर आए हैं, सब कुछ उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। जिस तरह से इस बार का चुनाव देखा गया है, SIR का प्रोसेस हुआ है, जिस तरह से सेंट्रल आज का जो रोल रहा है, क्या कहना चाहिए? आज त्योहार का दिन है और त्योहार के दिन में हंसी खुशी, और जो भी इलेक्शन कमीशन करता है ना, वो कानूनी तौर पे जो होता है वही करता है, क्योंकि उनका एक ही उद्देश्य है कि हर नागरिक को जो वोट देने के काबिल है उनको वोट देने की सुविधा करे। चाहे बहुत सारा देखा व्हीलचेयर में आ रहे हैं लोग, मतलब जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उनके लिए फैसिलिटी है, मगर जैसे जैसे हम लोग के दिन जा रहे हैं वैसे वैसे ये चुनाव की प्रतिक्रिया है ना बहुत ही सुंदर और अच्छी भावना से हो रही है। तो मैं चुनाव आयोग को और हमारे उसके जितने भी सोल्जर्स हैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनको मैं सैल्यूट करता हूं। एज ए यू आर अपॉइंटेड बांग्लादेश हाई कमिश्नर, क्या कहना चाहिए? एक नए दायित्व, नया रोल। देखिए जो डेमोक्रेसी है ना, आज जो त्योहार है, बांग्लादेश ने भी वो त्योहार अभी कुछ महीने पहले। आप सुन रहे थे दिनेश त्रिवेदी बीते कुछ दिनों में काफी चर्चा में रहे क्योंकि इन्हें बांग्लादेश का हाई कमिश्नर बनाया गया है। टीएमसी नेता, देश के रेल मंत्री भी रहे हैं वैसे, यहां अपने दर्शकों को बता दें, और टीएमसी नेता से फिर बाद में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की और फिर बांग्लादेश का हाई कमिश्नर अब उन्हें नियुक्त किया गया है। वो अपनी टिप्पणी दे रहे थे मतदान पर। हर्षवर्धन जी, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। महिला वोटर्स पर खास तौर पर आपकी टिप्पणी, महिला वोटर्स क्या इस बार ममता बनर्जी के साथ उस तरह से नजर आ रही हैं जैसा बीते 15 सालों में हमने देखा कि महिला वोट बैंक इंटैक्ट रहा ममता बनर्जी के साथ? क्या उसमें कोई आमूल चूल परिवर्तन इस बार होता हुआ आप देखते हैं, या फिर वैसा ही वैसे का वैसा ही है मामला? देखिए, मुझे लगता है कि यही सबसे महत्वपूर्ण है, और हम लोग बार बार कहते हैं तो एक बात कही जाती है कि अगर किसी शहर में शाम के बाद भी लड़कियां मजे से चली जाएं, उनके घर वालों को चिंता ना हो कि अच्छा कहाँ गई है बेटी, को बार बार फोन कर रहे हैं या किसी को साथ में भेज रहे हैं, तो वो सबसे सुखद स्थिति होती है। कमाल की बात ये कि ममता बनर्जी के आसपास ढेर सारी महिला नेता दिखती हैं, बड़ी आक्रामक और बड़ी प्रभावी नेताएं हैं, मतलब नेता हैं। उनको अगर आप देखें तो लगता है कि क्या शानदार काम ममता ने किया। लेकिन कमाल की बात यह कि ये पक्ष एक दिखता है, जब जमीन पर आम महिलाओं की बात होती है तो फिर आरजी कर याद आ जाता है, फिर शेख शाहजहां याद आता है, फिर ताजेमुल याद आता है, फिर फरहाद हकीम का बयान याद आ जाता है। क्या ये सब प्रभाव डालेगा? निश्चित तौर पर प्रभाव डालेगा। अब अभी वोटिंग शुरू हुई है दूसरे चरण की। पहले चरण में हमने महिला मतदाताओं को ज्यादा मतदान करते हुए देखा है, और ये ठीक बात है। अभी गौतम दा ने भी जो कहा कि बहुत ढेर सारी स्कीम्स है ममता बनर्जी की जो काम करती हैं, सीधे महिलाओं को अपील करती हैं, उनके पास पैसे जाते हैं, उनको लाभ होता है। लेकिन ये भी सच है कि महिलाओं को ये लगता है कि कानून व्यवस्था के जो हालात हैं उसको बेहतर करना चाहिए था। 15 सालों में और बदतर हुआ। ममता जी को 2011 में वहां की जनता इसलिए लेकर आई थी, और जब एनआईए की, इस तरह के ऑब्जर्वर की ये सब चीजें दिखती हैं, और उसमें जहांगीर प्रत्याशी है, वो उसके ऊपर आरोप है बहुत से, लेकिन जब वो कहता है तो एक लाइन देश को सुननी चाहिए कि मैं पैदल भी चल पड़ूंगा ना तो सीआरपीएफ हवा में उड़ जाएगी। अब बताइए जरा, देश के किसी हिस्से में ये होते हुए किसी ने सुना है? और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि दूसरे चरण में ये सब शायद ज्यादा जरूरी था, क्योंकि शायद तृणमूल को लगता है कि पहले चरण लेकिन हर्षवर्धन जी हार चुके हैं, इसमें वो कंपनसेट करना चाहते हैं। ठीक है, आपने जहांगीर का जिक्र किया, लेकिन वहां मुद्दा तो यह भी बना गौतम दा कि अजय पाल शर्मा ने जिस तरह से जाकर जहांगीर को धमकाया, बाकायदा उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी है टीएमसी ने। आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं इस बार जो हम देख रहे हैं वो थोड़ा सा अलग है? चाहे वो अलग अलग अधिकारियों पर कार्रवाई की बात हो, आज भी देखिए 2 अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है, चुनाव आयोग ने उन्हें सारी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया चुनाव ड्यूटी की। और अजय पाल शर्मा का मुद्दा हमने देखा कल से गरमाया हुआ है, उनका वो बयान लगातार वायरल हो रहा है। टीएमसी आग बबूला है कि 4 मई के बाद इनको सबक सिखाया जाएगा, इस तरह की बातें हो रही हैं। और अब एनआईए का डिप्लॉयमेंट कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये जो चुनाव आयोग ने जो बंदोबस्त किया, खास तौर पे बहुत सारे जो कामयाब हुआ है दूसरे राज्यों में, वो पुलिस ऑफिसर को लेके आया, एक वोटर के बीच में एक भरोसा देने का काम कर रहा है। लेकिन इसको टीएमसी ने, मैंने देखा कि इसको पॉलिटिकली इसको इस्तेमाल किया, पॉलिटिकली यूज़ किया कि इसका नाम पे उसका व्यक्तिगत कुछ आरोप उनके ऊपर लगा रहे थे कि ये
एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है, ये सब बोल के लोगों को डराने का कोशिश कर, चुनाव आयोग लोगों का मन से डर हटाने का कोशिश कर रहा है, और टीएमसी का कहना है कि ये डर पैदा कर रहा है। इसलिए अभी देख, लेकिन वोटिंग जैसे हो रहा है मुझे नहीं लग रहा है कि लोगों में डर है। दूसरी बात, एक बात जैसे आपने कहा कि वो दिनेश त्रिवेदी को देखा है, मैं इसका नियुक्त के पहले मेरे उनके साथ बात हुआ था। अच्छा। तब वो भाजपा लीडर थे, आज तो सरकारी हाई कमिश्नर बन गए। हाँ। लेकिन उन्होंने कहा था कि इस बार उम्मीद है कि बंगाल में कुछ चुनाव हो, परिवर्तन हो सकता है। अच्छा। ये उनका आकलन था। तो मैं ये कहूँ कि अभी देखना है कि उनका वो बात सही होता कि नहीं। मैं कुछ ही दिन 2 दिन पहले भी बात किया था, उन्होंने अभी बात करने में मुश्किल हो रहा है क्योंकि उसका नियुक्ति हो चुका है, अनाउंसमेंट हो गया है, अभी वो पॉलिटिकल बात नहीं कर पाते। हाँ। पहले उनका प्रधानमंत्री के साथ तो चुनाव में गया, उसका मंच पे वो थे, प्रधानमंत्री उनके साथ बात किया। वही जो एरिया जब बैराकपुर जहाँ से वो सांसद होते थे, बहुत ही अच्छे प्रभावी नेता थे, बहुत ही सब लोग जानते भी है। टीएमसी में जब भी थे तब भी वो बहुत ही जाने माने नेता के रूप में जाने जाते थे। बिल्कुल। लेकिन टीएमसी से वो दूर हट के चले गए। एक मैसेज भी शायद भाजपा गवर्नमेंट या भाजपा सरकार देने का कोशिश कर रहा है। उन्होंने भी कुछ दूसरा पार्टी में जो अगर कोई अच्छे लोग हैं, भद्र लोग हैं, उसको उचित जगह ये सरकार दे सकते हैं। ये चुनाव का पहले एक मैसेज है। और भवानीपुर में गुजराती मतदाता बहुत ज़्यादा है, दिनेश त्रिवेदी गुजराती है, पता नहीं इसका इम्पैक्ट होगा कि नहीं, ये भी देखना पड़ेगा। हाँ, ये तो है। भवानीपुर का मुकाबला बहुत दिलचस्प, और वो देखिए हमारे बिल्कुल साइड में 4 मई रिजल्ट जहां पर लिखा हुआ है, वहां पर एक तरफ शुभेंदु अधिकारी और दूसरी तरफ ममता बनर्जी। ये भवानीपुर की टक्कर है जो कि आज हो रही है। आज वोटर्स भवानीपुर सीट पर वोट डालेंगे और 4 मई को आएंगे नतीजे। शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी के बीच जबरदस्त टक्कर। वहीं पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने बड़ा एक्शन लिया है। वोटिंग से पहले 2473 लोग हिरासत में लिए गए। ये कितना बड़ा आंकड़ा है, देखिए 2473 लोग कस्टडी में लिए गए। दूसरे फेज की वोटिंग से पहले इन्हें हिरासत में लिया गया है। उपद्रवियों के तौर पर लोगों पर यह कार्रवाई की गई है। पूर्व बर्धमान में सबसे ज्यादा 479 लोगों को हिरासत में लिया गया है। उत्तर 24 परगना में 319 लोगों को हिरासत में लिया गया है। और आइए आपको लिए चलते हैं भवानीपुर। रविशंकर दत्ता हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद हैं। रवि, भवानीपुर के वोटर्स का मिजाज जो है वो कैसा आपको नजर आ रहा है? कौन कौन से वो मुद्दे भवानीपुर में छाए हुए नजर आ रहे हैं जिस पर वोटर्स वोट कर रहे हैं? देखिए, फिलहाल तो मैं वोटर्स के साथ बातचीत नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है, इसीलिए आप देख सकते हैं यहाँ पे वोटर्स जो इस जगह को खाली करके दिया गया है। और अच्छा। इस जगह पे मैं इसीलिए खड़ा हूँ क्योंकि दिखाना मैं चाहता था कि ममता बनर्जी यहाँ पे वोट करने वाली है। अभिषेक बनर्जी 8 बजे आ रहे हैं, इसीलिए सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के लिए सारे जो भीड़ है अंदर उनको धकेल दिया है। 1-2 करके व्यक्ति अंदर जा रहा है। लेकिन कुछ आकलन मैं आपको भवानीपुर में दे देता हूँ। 2024 में लोकसभा के तहत यहाँ के जो 8 वार्ड थे उसमें 5 वार्ड में बीजेपी लीड में थे और ममता बनर्जी 3 वार्ड पे। लेकिन वो 5 वार्ड में जहाँ पे बीजेपी लीड में थे वो 10,000 की लीड थी, और 3 वार्ड जो थे जो कि फिराद हाकिम का जहाँ पे भवानीपुर की जो आते हैं वहाँ पे संख्या लघु जो वोट है, एक वार्ड ने 15,000 की लीड दे दी थी। अब ममता बनर्जी का वहाँ बाई इलेक्शन में ममता बनर्जी का लीड था 28,000 का, लेकिन इस बार SIR में 42,000 लोगों की नाम भवानीपुर से कटे हैं। तो भवानीपुर इस बार जितना आसान लग रहा है उतना आसान है नहीं। जो भी जीतेगा, ममता बनर्जी जीते, शुभेंदु अधिकारी जीते, कोई भी पार्टी जीते, मेरे ख्याल से 3 से 4,000 वोट से लीड वो उनको मिल सकता है, क्योंकि वोटर बहुत सारे डिलीट हो चुकी है। और उससे भी बड़ी बात है कि यहाँ पे जो नॉन बंगाली वोटर्स है वो काफ़ी ज़्यादा बीजेपी के लिए वोट करते हैं। हर बार ये ट्रेंड देखा गया। लेकिन ये भी बात है, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव अलग मुद्दे पे होते हैं, इसीलिए इस बार क्योंकि निर्णायक एक सिद्धांत लेना है वोटर्स को, इसलिए वो सोच के लेंगे। आपको एक बार आसपास के नतीजे और एक बार दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे जो विजुअल्स है, आप अगर उसको देखेंगे आपको समझ में आएगा। जगह को खाली कर दिया जा रहा है। तो कुछ लोग आ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। वोट करने जा रही है? हाँ जी। अच्छा, माहौल कैसा देख रहे हैं? एकदम शांत देख रहे हैं, अच्छा देख रहे हैं। शांत है। मतलब सिक्योरिटी रीजन से कौन कौन से मुद्दे से इस बार वोट करेंगे आप? मुद्दा कौन कौन सा है जिसको सोच के वोट करेंगे? बताइए। बताइए, आप बताइए। तुम्हारे हिसाब से बताओ।
कौन कौन से मुद्दे हैं? अब मैं क्या बताऊँ, मैं तो जानती नहीं वोट तो आप देंगे। हाँ, तो वोट तो देंगे देंगे। ना। हाँ, तो सोच मुद्दा के। कौन सा है, किसका क्या सोच के देंगे? मुद्दा शांति वातावरण रहे। और नहीं, जैसे इंडस्ट्री होते हैं, महिला के हाँ, सुरक्षा, महिला की सुरक्षा, मैं तो महिला हूँ, महिला की सुरक्षा के लिए बोल। सर आपसे पूछेंगे कौन कौन से मुद्दे हैं जिसको? मेनली इंडस्ट्रियलाइजेशन, वर्किंग, अच्छा, वो चीज़ है जो बढ़नी सरकार की चाहिए। तरफ से जो फैसिलिटीज है वो आपको दिया जाता है? हाँ जी, वो जाता है, लेकिन हमारी क्लास के अंदर में वो बहुत मिनिमम है। अच्छा, ठीक। तो देखिए यहाँ पे, अच्छा चलिए, एक यंग वोटर्स भी हैं, उनसे भी पूछते कौन से मुद्दे हैं जिनके ऊपर वोट करेंगे? मुद्दे तो ये हैं कि सड़कें अच्छी चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, हमें बेटर जॉब्स चाहिए यहाँ पे, कि यंग जो क्राउड यहाँ से चले गए हैं वो वापस यहाँ आ जाए। तो पहले मुद्दा है सड़कें, फैसिलिटीज, ये सरकार की तरफ से नहीं मिलते क्या? मतलब मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ, मिलने का बात नहीं, डेवलपमेंट दिख को रहा लेकर है। वोट डाल रहे हैं वोटर्स, ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। डेवलपमेंट एक बड़ा मुद्दा है, जॉब्स एक बड़ा मुद्दा है, रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। ये तमाम वो अहम मुद्दे हैं जिन पर वोटिंग कर रहे हैं वोटर्स, और ये तमाम मुद्दे उनके जहन में। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। महुआ मोइत्रा टीएमसी की सांसद लगातार चर्चा में रही चुनाव प्रचार के दौरान भी, और अजय पाल शर्मा आईपीएस ऑफिसर जिनका भी जिक्र हो रहा था, और टीएमसी के कैंडिडेट थे जहांगीर, उनके घर पर पहुंचकर जिस तरह से उन्होंने धमकी दी, उसको टीएमसी ने एक बड़ा मुद्दा बनाया। और महुआ मोइत्रा ने एक वीडियो पोस्ट किया जो कि चर्चा का विषय बना। अजय पाल शर्मा के कैरेक्टर पर सवाल उठाने की कोशिश की गई, जिसका विरोध किया गया, और बीजेपी की तरफ से यह आरोप लगाया गया कि एआई वीडियो जारी किया जा रहा है महुआ मोइत्रा की तरफ से। तो ये एक बड़ा मुद्दा देखने को मिला, और महुआ मोइत्रा देखिए वोट डालने के लिए पहुंची। तो सेकेंड फेज की वोटिंग हो रही है। पहले फेज में हमने देखा किस तरह से तमाम रिकॉर्ड्स जो हैं वो टूटते हुए नजर आए, और गृह मंत्री अमित शाह ने क्या लिखा है अपनी पोस्ट में आपको बताते हैं। बंगाल को भय, सिंडिकेट और भ्रष्टाचार के शासन से मुक्त करने के लिए दूसरे और अंतिम चरण के सभी मतदाताओं, विशेषकर माताओं, बहनों और युवाओं से अपील करता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करें। आपका एक वोट बंगाल के गौरव को पुनर्स्थापित करने के साथ साथ महिलाओं को सुरक्षा देने का माध्यम बनेगा। बंगाल के युवाओं के सपनों को सिर्फ एक ऐसी सरकार ही पूरा कर सकती है जिसके पास विकास का विजन भी हो और घुसपैठियों को चुन चुनकर बाहर निकालने की संकल्प शक्ति भी हो। तो तमाम चुनावी मुद्दों का जिक्र गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर करते हुए नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं सोनार बांग्ला के लिए रिकॉर्ड मतदान करें। और देखिए इस वक्त एक अहम खबर बंगाल के नादिया से आ रही है। यहां पर हिंसा की खबर है। बीजेपी के पोलिंग एजेंट पर यहां हमला हुआ है। चापड़ा के बूथ नंबर 53 की ये घटना सामने आ रही है। ये देखिए यहां पर हमला हुआ है और जो पोलिंग एजेंट हैं वो घायल नजर आ रहे हैं, उनके सिर से खून निकलता हुआ नजर आ रहा है। तो ये हिंसा की पहली खबर दूसरे चरण के मतदान के दौरान, जहां पर बंगाल के नादिया में बीजेपी के पोलिंग एजेंट पर हमला हुआ है। चापड़ा का ये बूथ नंबर 53 है जहां की ये घटना है। तो नादिया में हिंसा हुई है और नादिया में ही थोड़ी देर पहले वोट डालने के लिए महुआ मोइत्रा पहुंची टीएमसी की सांसद हैं। वो क्या कह रही हैं सुन लेते हैं। शुरू कीजिए। तो महुआ मोइत्रा ने अपना वोट डाला है और नादिया से पहली हिंसा की खबर दूसरे चरण के मतदान में सामने आई है। तो 4 मई को दीदी या मोदी, सबसे सटीक नतीजे टीवी9 भारतवर्ष पर आपको देखने को मिलेंगे। और आज सेकंड फेज की वोटिंग हो रही है। महुआ मोइत्रा को सुनते हैं। और मुझे खुद मोटर बाइक चलाना तो आता नहीं है, तो सवारी का होके आना पड़ता, और यहाँ पे सवार तो आज अलाउड नहीं है, तो फिर टोटो ही रहा है। और मेरा घर बूथ के बहुत ही पास है, या तो हम चल के आते हैं या टोटो में आए। फर्स्ट फेज में वोटिंग परसेंट काफ़ी हाई रहा, आपका क्या एक्सपेक्टेशन है और क्या आपका अनुमान है सेकंड फेज में वोटिंग परसेंट क्या रहने वाला है? देखिए इस बार जो ये हम लोकतंत्र के बचाने की लड़ाई में लोग शामिल है। 27 लाख वोटर को काटा दिया गया है, तो और पहले 60 लाख। तो अब जो वोटर लिस्ट में जिनके नाम रह गए हैं वो डेफिनेटली सब 100% वोट देने आएंगे।
इसीलिए वोटिंग परसेंटेज तो बहुत हाई होना ही है, ये सिंपल मैथमेटिक्स है। और आपका अनुमान क्या है इस बार जो बंगाल में? देखिए, आप लोग कुछ देख रहे हैं, आपको तो खुद दिखाई दे रहा है कि इस बार हर लोग जो हैं वो सबको ही एक इंग्लिश में कहते हैं ना रिवेंज वोटिंग, प्रतिशोध लेने का वोट दे रहे हैं, क्योंकि लास्ट 5 महीनों से केंद्र सरकार और चुनाव आयोग ने जो मजाक किया है लोगों के साथ, लोकतंत्र के साथ, लोग उनका अच्छा कड़ी जवाब लोग देंगे। तो महुआ मोइत्रा कह रही है कि केंद्र सरकार और चुनाव आयोग ने जो रुख और रवैया इख्तियार किया पश्चिम बंगाल के वोटर्स के खिलाफ, लोगों के खिलाफ, उसके प्रतिशोध का आज समय है। तो आर पार की जंग एक तरह की देखी जा रही है। इस बार चुनावों के दौरान सेकेंड फेज की वोटिंग हो रही है और उम्मीद हर किसी की यही है कि फर्स्ट फेज में जो वोटिंग परसेंटेज रहा उसको भी आज वोटर्स क्रॉस कर दें। 4 मई को आज सेकेंड राउंड की वोटिंग हो रही है और 4 मई को सबसे सटीक नतीजे टीवी 9 भारतवर्ष पर आपको देखने को मिलेंगे।